आज हम ऐसे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे पे हम बात करेंगे। ऐसे क्यों महत्वपूर्ण है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। मैं एग्जाम्पल के साथ इस बात को शुरू करना चाहूँगा। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से मिला जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन उनका 5 टू 10 मार्क्स से रुक गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके ऐसे में 85, 88 और 87 जैसे मार्क्स थे। सोचिए, अगर वो थोड़ा एफर्ट कर लेते और 120 या 135 मार्क्स आ जाते तो न केवल वो फाइनल लिस्ट में होते बल्कि एक बेहतरीन सर्विस भी उनको मिलती। मैं कई ऐसे आईआरएस से मिला जो सिलेक्ट हो चुके हैं और ऐसे में उनके 92, 93, 95 मार्क्स या 100 मार्क्स भी थे, 106 मार्क्स। तो ये सब दिखाता है कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती। आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत की जो क्वांटिटी है अगर उसमें थोड़ी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो जाए, आप थोड़ी ऐसे को प्रायोरिटी दे दें, शायद आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसे में एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है 135 के आसपास, जो कि नॉर्मल किसी भी जीएस पेपर में मिलना बड़ा टफ होता है। ऑप्शनल पेपर में 135 मिल सकता है लेकिन उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। अब अगर हम और दूसरे तरीके से देखें तो आप अगर ऐसे में 10 से 15 दिन, 10 टू 15 डेज अगर आप एफर्ट कर देते हैं, या आप ये कहिए कि पर डे आप इसमें 30 टू 40 मिनट दे देते हैं, तो आपके 135 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। वहीं दूसरे एग्जाम में आपको 3 से 4 महीने, 5 महीने देना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे में, ठीक है, 15 टू 20 दे देते हैं, आपको 135 प्लस मार्क्स मिल सकता है। वहीं अगर आप देखें कि अगर किसी भी ऑप्शनल पेपर में आप 3 to 4 मंथ देंगे अगर, तो आपको जाके 120 या 135 मार्क्स मिलेगा। तो हमको ये देखना होगा, हमको ये समझना होगा कि सिविल सर्विस एग्जाम में अगर हमें क्वालिफाई करना है, एक अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो हमको किस चीज में कितना एफर्ट देना है। और अगर आप इसको देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट को इग्नोर किया गया है वो ऐसे है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ी स्मार्ट हो जाते हैं, थोड़ी आप पहले से एक अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, आपको ये 20 to 30 मार्क्स का जो एक एज मिलेगा वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और इस बात को आपको समझना होगा। आप नॉर्मली इतना वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने में समय दे देते हैं जिससे 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं केवल। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत की डायरेक्शन, मेहनत की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर एक समराइज फॉर्म में कहें तो किसी भी पेपर को, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आप जब 2 से 3 महीने, 4 महीने पढ़ोगे, तब आपको 120 मार्क्स के आसपास आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे को 15 से 20 दिन भी पढ़ लेते हो, आपको 135 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अब इतने तो आप समझदार हो कि आपको ये पता होगा कहाँ मेहनत ज़्यादा करनी है और कहाँ मेहनत कम करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अदर पेपर को इग्नोर करो, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है। इस बात को आप अगर समझ गए हो तो आप ये कह सकते हो कि सबसे कम एफर्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी एग्जाम में आ सकते हैं, किसी पेपर में आ सकते हैं, तो वो ऐसे का पेपर है।
और जिस एग्जाम में एक एक नंबर के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, उसमें 30 to 40 मार्क्स आराम से आ सकते हैं केवल 10 दिन के एफर्ट में। सोचिए, 10 दिन का एफर्ट और 40 मार्क्स। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको ऐसे के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत होगी। फिर एक दूसरी सवाल भी अब आता है कि सर, हमने तो ऐसे पे एफर्ट किया था, हमने तो ऐसे पढ़ा था, लेकिन हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए? तो अब हम बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे में लो स्कोर क्यों होता है। आखिर निबंध के पेपर में, जिसमें पहले नॉर्मली 145 135 मार्क्स आते थे, आज वहां पर 80 और 90 मार्क्स क्यों आ रहे हैं? अगर मैं इस बात को ऐसे समझाऊं, अगर इस बात को मैं ऐसे कहूं, जो पहले 135 एक एवरेज था, आज वो एवरेज 85 90 क्यों हो गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो पहले एवरेज 135 था, आज वो 80 to 90 कैसे हो गया? इसको समझना होगा। इसके पीछे एक रीजन है, हम कुछ मिसिंग है, मतलब कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं, कुछ चीजें हम ऐसी हैं जो नहीं कर पा रहे। आखिर वो क्या है जिसके कारण हमारे नंबर कम आ रहे हैं? आखिर जिसके कारण हमारे नंबर कम आ रहे हैं वो क्या है? तो आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो ऐसे था उसका नेचर बदल गया है। जो ऐसे का नेचर था, अगर हम नेचर की बात करें ऐसे की, जो ऐसे का प्रीवियस नेचर था, मतलब पहले का जो नेचर था, वो बेसिकली जीएस ओरिएंटेड था। मतलब अगर आप जीएस को पढ़ रहे हो, आप उस तरह से ही पूरा पेपर लिख सकते थे ऐसे का। समझना मेरी बात को, जो पहले का ऐसे का पेपर होता था, वो आप जीएस की तरह लिखते थे। उसमें क्या करते थे, आप सारी चीजों को, जो भी एक एग्जाम, मतलब जो भी थीम आती थी, आप उसको जोड़ देते थे, मतलब सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, उसको हिस्ट्री से, उसको इकोनॉमी से, और आपको लगता था हो गया कंप्लीट ऐसे। और पहले के जो ऐसे आते थे वो बेसिकली जीएस के टॉपिक भी होते थे, जैसे प्योर फॉर्म में देखा जाए तो पेट्रियार्की, बॉर्डर लाइन, मतलब जो बॉर्डर मैनेजमेंट, या इकोनॉमी से जुड़े हुए मामले आते थे। इस तरह के क्वेश्चन आते थे, या हेल्थ एजुकेशन, तो आप कर लेते थे। लेकिन अब जो पेपर आ रहा है वो बेसिकली वैल्यू बेस्ड है। मैं इसको फिलोसफिकल नहीं बोलूंगा, बहुत कम पार्ट अभी भी फिलोसफी का है ना। अगर हम इसको फिलोसफिकल बोल देंगे तो शायद हम एक गलत इंटरप्रेट कर जाएंगे और हम इस पेपर को सही से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। नंबर कम आने का कारण है कि हम अभी भी जीएस की तरह ही आंसर लिख रहे हैं। जो ऐसे का पेपर है वो हो चुका है वैल्यू बेस्ड बेसिकली, या आप इसको फिलोसफिकल फॉर्म में भी समझना चाहते हो तो आप सोच सकते हैं। लेकिन वास्तव में हम लिख उसे जीएस की तरह रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो एक एग्जामिनर की डिमांड है, जो उसका माइंड आपसे चाहता है, आप वो नहीं दे पा रहे, आप वो चीज नहीं दे पा रहे हो, और यही सबसे बड़ी कमी है। यहां पर तो केवल कंटेंट का रोल है बस। कंटेंट मतलब फैक्ट और डायमेंशन, और आप इस पे ही काम कर रहे हो अभी। लेकिन वास्तव में यहां पर जो डिमांड है, वो सबसे ज्यादा डिमांड है आर्ग्यूमेंट की। आपसे वो कोई ना कोई लॉजिकल फिनोमिना पूछना चाहता है, रीजनिंग चाहता है ऐसे पे। थोड़ी अजीब लगेगा, पर वास्तव में जो वो एग्जामिनर ऐसे की जब कॉपी देखता है ना, तो उसे ये चीज नहीं चाहिए कि आपने लिख दिया कि सोसाइटी में भी ऐसा होता है, इकोनॉमी में भी ऐसा होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा होता है, या इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा होता है, और आप खुश हो जाते हो। वो ये नहीं चाहता। मतलब इसका रोल है, लेकिन इससे भी ज्यादा किस चीज का रोल है? वो रोल है कि वो चाहता है कि आपके ऐसे में आर्ग्यूमेंट हो,
वो कोटेशन से, कीवर्ड से, फैक्ट से नहीं इंप्रेस होगा, उसको आर्ग्यूमेंट चाहिए। जब तक ऐसे में आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे तो एक ऐसे शानदार ऐसे नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट का बेसिक मतलब यह है कि आपके ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग हो, आपके ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग हो। बिना क्रिटिकल थिंकिंग के एक अच्छा ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो पूछ रहा है देयर आर बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस, देयर आर बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस, तो आपको केवल इसको लिख के नहीं बता देना कि मोनार्की से बेहतर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से बेहतर कुछ आएगा। चार तरह के एग्जाम्पल आप नहीं दे दोगे, आपको ये बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है, क्यों हर बेस्ट प्रैक्टिस एक समय के बाद बेस्ट नहीं रहती, आखिर क्यों हमेशा चेंज होता है। जब तक आप ये नहीं बताओगे व्हाई चेंज, तब तक एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं होगा। आप अभी तक यहां पर फंसे हुए हो और आपको अब यहां जाना है, आपको फोकस करना है। सबसे मेन बात अगर मैं बताऊं तो व्हाई में, जब तक आप ये नहीं लिखोगे, इसके लिए आर्गुमेंट नहीं बताओगे, तब तक मजा नहीं आएगी। फिर दूसरी बात, आप जो भी ऐसे लिखते हो हमेशा वन डायरेक्शन में होता है। जो एग्जामिनर ने या जो भी प्रश्न आया, जो क्वेश्चन आया, आप उसको पूरा का पूरा लिखाते हो। आप क्या करते हो, जैसे आया देयर आर बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस, आप इसको पूरा का पूरा लिखाओगे, इसी के एग्जाम्पल लिख दोगे। कहने का मतलब जो ये स्टेटमेंट है, इसी को आप बेसिकली डिकोड कर दोगे, इसी को आप एक्सपेंड कर दोगे। सोसाइटी से जुड़े हुए इसके एग्जाम्पल लिख दोगे, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए इसके एग्जाम्पल लिख दोगे, इकोनॉमी से जुड़े हुए इसके एग्जाम्पल लिख दोगे। बस हो गया ऐसे आपकी नजरों में, पर ऐसा नहीं है। आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप इस स्टेटमेंट का अदर साइड भी दिखाएं, कि कुछ चीजें ऐसी नहीं भी होती हैं, क्योंकि वो चाहता है कि आपका एक ऑब्जर्वेशन देखे कि ये स्टेटमेंट को आप सोसाइटी के साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट पूरी तरह से इस सोसाइटी के साथ या इस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रुथ हो जाएगा। हर में सीमाएं हैं और हर में लिमिटेशन है, ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि एक अधिकारी का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमारे ऐसे में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अगर ये कहा जाए कि आज की डेट में जो लो स्कोर है उसका क्या कारण है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कम शब्दों में अगर कहा जाए कि जो एवरेज एक समय 135 होता था, आज वो अगर 80 मार्क्स आ गया है, तो उसके पीछे रीजन है कि ऐसे का पैटर्न बदल चुका है। पहले का ऐसे जीएस ओरिएंटेड होता था, जीएस की तरह उसका आंसर लिखना होता था, लेकिन अब वैल्यू बेस्ड और फिलोसफिकल ऐसे है जिसकी डिमांड अलग होती है, और आप लोग उस डिमांड को अप्रोच नहीं कर रहे, उस डिमांड को आप कवर नहीं कर रहे। इसलिए जो गैप क्रिएट हो रहा है डिमांड और रियलिटी के बीच में, वही आपके कम नंबर का कारण है। एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आपके ऐसे में क्रिटिकल पॉइंट हो, एनालिटिकल अप्रोच हो, मल्टी डायमेंशन तो हो, लेकिन वो केवल एग्जाम्पल के तौर पे, वो आर्ग्यूमेंट की आपसे उम्मीद करता है, लेकिन प्रयास हो जाता है तो वो 80-90 के बीच में आपको नंबर दे देता है। और आप देखो कि कई ऐसे आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिसके जीएस में 400 से ऊपर मार्क्स हैं, और ऐसे में मतलब जीएस में 400 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन ऐसे में 80 टू 90 मार्क्स हैं। उसके पीछे रीजन बहुत क्लियर है कि उसको ऐसे में तो अच्छी खासी कमांड है, ऐसे के एग्जाम में तो बहुत अच्छी कमांड है, क्योंकि उसको मल्टी डायमेंशनल कीवर्ड यूज करना, फैक्ट यूज करना, प्रेजेंटेशन आता है। लेकिन यहाँ जो चीज चाहिए आर्ग्यूमेंट, वो मिस है। हाँ, अगर वो ऐसे 2019 के पहले लिखता तो उसके 140 से ज्यादा मार्क्स आते, क्योंकि ऐसे की उस समय वही डिमांड थी। पर अब चीजें बदल गई हैं। अगर आपको नंबर चाहिए, आपको अपने ऐसे को लिखने का तरीका बदलना होगा। आपको उसमें न केवल कोटेशन एग्जाम्पल इससे नहीं होगा, बल्कि अब चीजें एक कदम और आगे बढ़ गई हैं।
पहले का जो ऐसे का पेपर होता था उसमें कोटेशन, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज पे कमांड और एक अच्छा इंट्रो और कंक्लूजन से मार्क्स मिल जाते थे। पर अब ये सब तो चाहिए ही चाहिए। अब चाहिए आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल अप्रोच और वर्टिकल अप्रोच। हम वर्टिकल का मतलब उसमें गहनता हो, उसमें एक इंसाइट हो। अभी तक हम ऐसे को क्या करते थे, हम ऐसे को बेसिकली, ठीक है, अभी तक हम ऐसे के पेपर को इस बात पे मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। आप सब बहुत मेहनती लोग हो, अगर आपको अपनी प्रॉपर समस्या पता चल जाए ना, आप उसका समाधान तुरंत कर लोगे। और समस्या यही थी कि आप जो ऐसे लिखते हो वो ऐसे एक्सपेंड कर देते हो। सपोज करो अगर मान लो टॉपिक डेमोक्रेसी है, आप क्या करोगे, डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल वर्जन लिख दोगे, डेमोक्रेसी का इकोनॉमिकल वर्जन लिखोगे, डेमोक्रेसी का सोसाइटी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी का एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डेमोक्रेसी का सिक्योरिटी से रिलेटेड, सारी चीजें लिख दोगे। पर वास्तव में डिमांड इससे एक कदम आगे की है। डिमांड ये है कि सबसे पहले आप बताओ कि अगर डेमोक्रेसी का ये है तो उसके पहले भी बताओ कि डेमोक्रेसी क्यों, पाई, या हमेशा डेमोक्रेसी अच्छी है, उसमें भी कोई लिमिटेशन है। ये भी बताओ कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी का क्या नया कल्चर होगा, क्या उसके फॉर्म होंगे, क्या उसके नए चैलेंजेस होंगे। तो आप लोग ऐसे को जो हॉरिजेंटल एक्सपेंड कर देते हो ना, उसमें तो आपको महारत हासिल है, जीएस में अच्छे नंबर आ रहे हैं जो कि बात साबित हो जाती है। लेकिन ऐसे की डिमांड उसमें वर्टिकल लेंथ की भी है, उसमें गहराई भी हो। अगर आपके ऐसे में गहराई नहीं होगी, मतलब वो क्रिटिकल नहीं होगा, वो एनालिटिकल नहीं होगा, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो एक बार फिर बहुत कम शब्दों में हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर ऐसे में अच्छे नंबर लाने हैं तो जो प्रेजेंट टाइम में एग्जामिनर की हमसे नई उम्मीद है, हमें उसे पूरा करना होगा। उसकी नई उम्मीद है कि ऐसे में एक इंसाइट हो, ऐसे में एक गहराई हो, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसमें वर्टिकल थिंकिंग हो, उसमें एनालिटिकल अप्रोच हो। जैसे मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि डेमोक्रेसी क्यों, क्या डेमोक्रेसी हमेशा अच्छी होती है, क्या डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशन है, क्या चैलेंज आएंगे, फ्यूचर में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ऐसे का मतलब केवल एग्जाम्पल कोटेशन अब नहीं होता। ऐसे का मतलब अब होता है आर्ग्यूमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच प्लस एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे का मतलब आर्ग्यूमेंट प्लस क्रिटिकल प्लस एनालिटिकल प्लस एग्जाम्पल, ये है अब ऐसे का वास्तव में मतलब। और ये चीज आपको समझना होगा। आप लोग ऑलरेडी मेंस लिख रहे हो, बहुत समझदार हो। अगर मैंने ये कमी बता दी है तो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, क्या ऐसे को जुड़ी हुई क्या मिथ है और क्या रियलिटी है। वर्तमान में ऐसे पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन बहुत सारे उसके साथ जो मिथ हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, है ना, हम मिथ एंड रियलिटी की। तो मिथ क्या है पहले हम देखते हैं। सबसे पहला मिथ कि आप यस को कवर कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। हमने इसमें बहुत अच्छे से पहले भी बात कर ली है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बस जीएस पढ़ लो उसी से ऐसे हो जाता है। ये थोड़ी बहुत सही है, लेकिन ऐसे का जो पेपर है ना, उसमें जो जीएस का कंटेंट है वो पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जीएस के साथ साथ उसमें एक थॉट प्रोसेस का भी रोल है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें देखिए तो उसमें ऐसे की प्योर डिमांड बताई गई है कि थॉट प्रोसेस उसे चाहिए, से इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स आपसे चाहिए। तो जो मिथ है कि जीएस ओरिएंटेड होता है, जीएस से कंटेंट लो और लिखाओ, मैंने आपको सब बता दिया पहले की वीडियो में। अब ऐसा नहीं है, ये टोटली मिथ हो चुका है। अब अगर आपको जीएस
से ऐसे लिखने का सोचोगे तो केवल आपके 80 टू 90 मार्क्स आएंगे। अगर आपको वास्तव में 135 प्लस मार्क्स लाना है तो जीएस का कंटेंट काम तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। एक प्रकार से फॉर्डर या कहो कि एक प्रकार से वो बेसिक आपको देगा, लेकिन सबसे मेन चीज है आर्ग्यूमेंट, और आपको कुछ थीम्स पढ़नी पड़ेंगी। और ये किसी सब्जेक्ट की थीम नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की नहीं है, सोशियोलॉजी की नहीं है, फिलॉसफी की नहीं है, बल्कि कुछ जनरल थीम्स हैं जो एज ए ऑफिसर आपको पढ़नी पड़ेंगी, ना कि एज ए एस्पिरेंट्स। हाँ, अब दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ है कि मॉडल ऐसे देख लो, मॉडल ऐसे देख लो, आप मॉडल ऐसे पढ़ लो, और कई सारी इसमें बुक्स आती हैं, 101 ऐसे, 150 ऐसे, 1100 ऐसे, और आप सोचते हो कि आप मॉडल ऐसे देखोगे और लिखाओगे। तो इससे बड़ा फ्रॉड या इससे बड़ा कोई मिथ नहीं है। मॉडल ऐसे कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ऐसे तभी अच्छा माना जाएगा जब उसमें मौलिकता होगी और जब वो आपने अपने अनुसार लिखा होगा, वरना एग्जाम में आप लिख ही नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ा एक स्कैम है जो मॉडल ऐसे का आता है। कभी भी कोई ऐसे मॉडल ऐसे नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, आप मॉडल ऐसे से कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसके लिए आर्गुमेंट अगर मैं आपको दूं तो ये बेसिकली एक आर्गुमेंट है कि ऐसे लिखना थॉट प्रोसेस और स्किल का गेम है, टोटली प्योरली स्किल और थॉट प्रोसेस है। और स्किल को कभी भी आप देख के नहीं सीख सकते। आप तैरना देख के सीख सकते हो क्या? अगर मैं आपको कहूं कि तैरने की यूट्यूब में वीडियो दे दे रहा हूं, आप यूट्यूब में वीडियो देख लो तैरने की, या आपको मैं मॉडल तैरने के तरीके दिखा दे रहा हूं, आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। आप कभी भी क्रिकेट मैच खेलना यूट्यूब से नहीं सीख सकते, या सचिन को देख के सब सचिन नहीं हो गए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। अगर वास्तव में इस स्किल को मॉडल या सैंपल से सीखा जा सकता ना, तो किसी भी कोच की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। गूगल या कहिए ये डिजिटल एरा रिप्लेस कर देता सबको। लेकिन ऐसा नहीं है। स्किल के लिए एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है, और सबसे ज्यादा एफर्ट अपना उसमें आपको एफर्ट देना पड़ेगा, आपको नदी में उतरना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मॉडल ऐसे के चक्कर में मत आइएगा, आपको अपना एफर्ट करना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज इसमें है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू देखिए, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करिए। तो अगर हम इसको एक बार फिर समझें, ऐसे का जो मॉडल ऐसे करते हैं और सोचते हैं कि हम मॉडल ऐसे से एक अच्छा ऐसे लिख देंगे, तो वो बिल्कुल गलत बात है। मॉडल ऐसे से आप कभी भी अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो बेसिकली ऐसे होता है वो एक स्किल होता है, वो एक थॉट प्रोसेस पे पूरा काम करता है। और आप स्किल को कभी भी बैठ के देख के नहीं सीख सकते। स्किल के लिए आपको वो काम खुद करना पड़ेगा। और मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज मॉडल ऐसे वाला स्कैम से बच के रहिएगा। 101 150 ऐसे काम नहीं आएंगे। आपको अगर ऐसे में काम करना है तो पीवाईक्यू की लिस्ट देखिए, या द कोर आईएएस के प्लेटफॉर्म में जो पड़ी हुई है उसमें सारे थीम वाइज ऐसे पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए। और आपको हर ऐसे में प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आपको ये दोनों बात पता चल गई कि ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है, और ये मिथ और रियलिटी समझ लो, लोग मिथों में फंसे हुए हैं, इसीलिए नंबर भी कम आ रहे हैं। तीसरा, हम सीधे जाके ऐसे लिख देंगे और अच्छा होगा। और कई लोगों को लगता भी है उन्होंने अच्छा ऐसे लिखा। पर मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक दो बार पहले प्रैक्टिस कर ली होती तो सोचिए वो ऐसे कितना शानदार और हो सकता था। ये आपको सोचना है। फिर जितना भी आजकल जो चल रहा है ऐसे को लेकर प्रोग्राम, ऐसे को लेकर जो ट्रेनिंग, या जो हम कर रहे हैं पर्सनल एफर्ट, हम वास्तविक स्थिति को ध्यान में रख के नहीं करते। हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कोट्स याद कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ लेते हैं। ये मिथ है कि जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना ज्यादा चीजें आपको अच्छी आएंगी, आप क्लास कर लो, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग एक लिमिटेड पोटेंशियल वाला प्राणी है, उसको हर चीज नहीं याद रहती। और जब उस हॉल में वो 3 घंटे बैठता है ना, तो बहुत कम चीजें याद आती हैं।
हमको अपने आप को ऐसे ट्रेंड करना होगा कि हम उस 3 घंटे के हिसाब से ट्रेंड करें, और हमको बहुत कम कंटेंट में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इफ़िशिएंट बनाना होगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, अगर एक रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम है, ए माइंड विदाउट फियर, ये एक कोट है। यूपीएससी के आप पीछे 6 साल के ऐसे देख लीजिए, और 6 साल के जो ऐसे आए हैं, टोटल हर साल 8 आते हैं, तो 6 साल के अगर ऐसे आए हैं तो टोटल 8 हैं, आपके टोटल हो गए कितने ऐसे? मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ए माइंड विदाउट फियर, जो ये पोयम है, इस पोयम को आप लगभग लगभग 70% ऐसे का कोट बना सकते हैं। 70% ऐसे में सेम इसी को इंट्रो बना सकते हैं, इसी को कंक्लूजन बना सकते हैं। सोचिए, एक पोयम से केवल आपको केवल 6 लाइन याद रखनी है और आप फ्री हो। एक ऐसे में तो आप लिख के आओगे, और इतनी शानदार वो पोयम है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उसको पढ़िए, या तो आप ये कहिए कि यूपीएससी उसी के बेस पे आपको ऐसे देता है, या तो आप समझिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा है वो एक ऑफिसर के लिए कितनी जरूरी बात है कि यूपीएससी को वही चीज बार बार आपसे पूछनी पड़ रही है। तो हमने पहली बात समझी कि ऐसे की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने दूसरी बात समझी कि ऐसे में नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तीसरा हमने समझा कि ऐसे से जुड़े हुए जो मिथ हैं और जो रियलिटी है। हमने पहला मिथ समझा कि ऐसे केवल जीएस का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है, आप जीएस पढ़ लोगे तो ऐसे अपने आप हो जाएगा, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। और रियलिटी ये कि जो ऐसे है उसमें थॉट प्रोसेस, एनालिटिकल अप्रोच, क्रिटिकल अप्रोच की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि जो मॉडल ऐसे का एक कॉन्सेप्ट है वो कैसे एक स्कैम है। और फिर हमने पढ़ा कि ऐसे को लेकर जो हम तैयारी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट ओरिएंटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम कंटेंट में ध्यान देते हैं, और एग्जाम टाइम की कुछ लिमिटेशन होती है, हम उसको नहीं समझ पाते। इस तरह ये बात हमने समझ ली। अब बात करते हैं कि अगर तैयारी शुरू करनी है ऐसे की तो क्या करें। अगर तैयारी शुरू करनी है ऐसे की तो क्या करें, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब देखते हैं। तो देखो, इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा PYQ। इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा PYQ। मेरा फिर से एक बार आपसे सवाल है, मैं बता दे रहा हूं कि हम क्या बताने जा रहे हैं, कि ऐसे की तैयारी कैसे शुरू करें, आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऐसे में PYQ कलेक्ट करने चाहिए। PYQ आपको किस साल से किस साल तक के लेने हैं? 2018 से 2024, और केवल सिविल सर्विस एग्जाम के। क्लियर? अब आपको करना क्या है, देखो, PYQ आपको लेना है, ठीक है। PYQ आप दो तरह से ले सकते हो, एक तो यूपीएससी की आप वेबसाइट से सीधे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या आप द कोर आईएएस की साइट से ले सकते हो। द कोर में जो अलग चीज है वो ये है कि यहाँ पर ऐसे बेसिकली थीम वाइज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब इसका मैं मतलब बता दूं कि अगर मान लो सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने जाना है, और वो भारत की पिच पे प्रैक्टिस कर रहा है, स्लो पिच पे प्रैक्टिस कर रहा है। आपको पता होगा कि जब वो ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएगा उसको लगेगा कि मैंने इतनी एफर्ट किया लेकिन सब बेकार गया। क्यों? क्योंकि वहां तो सारी फिश, मतलब जो पिच है वो कैसी है, बाउंसी और फास्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वहां की जो पिच है वो बहुत बाउंस करती है और बहुत फास्ट है। सचिन तेंदुलकर ने प्रैक्टिस कहाँ पर की? स्लो पिच में, इंडिया में। तो अगर उसे वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, उसको वो प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग करनी होगी। इसी तरह आप यूपीएससी में अगर अच्छे नंबर ऐसे में लाना चाहते हो तो यूपीएससी की डिमांड समझो, और यूपीएससी की डिमांड के लिए आपको ये PYQ से बेहतर दुनिया में कोई टीचर, कोई एग्जामिनर, कोई इंसान नहीं हो सकता।
सबसे पहले आप PYQ देखिए, मैं आपको कुछ चीजें हेल्प कर रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। आप जब PYQ देखेंगे तो PYQ में आपको एक चीज मिलेगी और वो मिलेगा एक ट्रेंड, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको जानकर आप हैरान हो जाओगे, और यही है रोल ऑफ PYQ। अगर मैं आपसे कहूं ये बात, यूपीएससी ने पिछले 6 साल में एक ही ऐसे को 5 बार पूछा है, सोचो 5 बार से 125 मार्क्स रिपीट कर रहा है यूपीएससी, आपको हैरानी होगी ये जानकर, और वास्तव में ये सही बात है। यूपीएससी पिछले 4 से 5 साल से एक ही ऐसे पूछ रहा है, उस ऐसे की जो थीम है वो है चेंज को एक्सेप्ट करो, या बी चेंजेबल, या चेंज को अडॉप्ट करना अच्छी बात है। इसको हम कह सकते हैं बी प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जो नए परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेता है। आप कहते हो ना वो फैमिली बड़ी प्रोग्रेसिव है, वो फैमिली बड़ी अच्छी है क्योंकि उसने नई चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यूपीएससी बेसिकली बी प्रोग्रेसिव के कॉन्सेप्ट को 5 बार से पूछ रहा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट करे। क्या ये आप देखिएगा तो उसमें लिखा होगा कि रूढ़िगत नैतिकता आधुनिकता को दिशा नहीं दे सकती, एक ऐसे है। फिर उसने ये भी पूछा है देयर आर बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस। उसने ये भी पूछा है जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू राइट। ये सारी चीजें क्या बता रहा है, वो पूछता है कि सभी भटकने वाले लोग गुम नहीं होते। उसने ये भी पूछा है कि कुछ ना करने से बेहतर है गलत करना। ये सारी चीजें इसी पॉइंट पे पूरी फोकस है, बस उसने शब्द बदल दिए हैं। ठीक, इसमें इसने पूछा है कि पोएट आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू की सक्सेस। ये सारे जो ऐसे हैं ये बेसिकली इस बात पे इंडिकेट कर रहे हैं यूपीएससी एक ऐसे अधिकारी को लाना चाहता है जो नई चीजों को एक्सेप्ट कर सके, ताकि सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाया जा सके। सोचो यूपीएससी ने 5 बार से पिछले 6 सालों में 5 बार से एक ही थीम पे लगातार ऐसे पूछा है। अगर आप बी प्रोग्रेसिव या आप चेंज को एक्सेप्ट करने की फिलॉसफी को पढ़ लोगे, आप कितना शानदार ये ऐसे लिख सकते थे। आपको एक इंट्रो तैयार कर लेना है, एक कंक्लूजन तैयार कर लेना है जो केवल प्रोग्रेसिव पे डिपेंड हो, आते ही आपको तुरंत लिख देना है। सोचो कितना आसान होगा आपके लिए नंबर पाना। और ऐसा नहीं है केवल ये एक थीम है, उसकी कई ऐसी थीम्स हैं। जैसे एक थीम उसकी और अच्छी है बहुत, राइट वर्सेस ड्यूटी की, लॉजिक वर्सेस फेथ। ये सारी ऐसी थीम्स हैं जिसपे यूपीएससी लगातार सवाल आपसे पूछ रहा है। हम पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं कि 101 ऐसे 1500 ऐसे, और ये महीने का कोर्स वो महीने का कोर्स मॉक टेस्ट करने में लगे हुए, बल्कि हमें केवल 6 से 7 पेज के अच्छे नोट्स बना लेने हैं, 5 से 10 अच्छे मॉक पेपर दे देना है, बस हो गया खेल। लेकिन हम अभी भी फंसे हुए हैं, और कोई इसमें दो राय नहीं, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है। तो इस तरह हमने समझा कि हमें ऐसे की तैयारी कैसे करनी है। तो बेसिकली आप सारे थीम्स को सिलेक्ट करिए, उस थीम से अपनी चीजों को निकालिए और पढ़िए। तो यहां तक बात हमने समझ ली। अब सवाल आता है कि जब हम एग्जाम हॉल चले जाएंगे, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब तैयारी हो गई, और जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में हमारे पास जो सबसे पहला सवाल आता है, जो सबसे पहला सवाल आता है कि हम कैसे डिकोड करें, हम ऐसे को कैसे डिकोड करें। तो जो भी यूपीएससी में ऐसे आता है उसको डिकोड करना बहुत टफ लगता है। बेसिकली ये समस्या जो आती है वो फिलोसफिकल ऐसे के साथ आती है, वो फिलोसफिकल ऐसे के साथ आती है। जीएस ओरिएंटेड जो ऐसे हैं प्रॉब्लम उसमें भी आती है, हम उसको बहुत सरल समझ लेते हैं कई बार, पर ऐसा नहीं होता, हमें उसको भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे को डिकोड कैसे करें।
जैसे मान लो सपोज करिए कि डिकोड कैसे करना है फिलोसफिकल, तो आपको एक बात समझ लेना है कि हर ऐसे में एक वैल्यू होगी। क्या होगी? एक कोई वैल्यू होगी या कोई एक थीम होगी। आपको ये निकाल लेना है बस। जो भी स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट होगा बेसिकली, वो स्टेटमेंट किसी ना किसी वैल्यू और किसी ना किसी थीम पे बेस्ड होगा। बस आपको उस स्टेटमेंट से उस वैल्यू को निकाल लेना है। जैसे यहां लिखा हुआ है, देयर आर बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस। देयर आर बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस, ये एक स्टेटमेंट है कि जो सबसे अच्छा होगा उससे भी कुछ अच्छा होगा। ये आपका मतलब है। आपको केवल ये निकालना है कि इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी सबसे बेहतर चीज नहीं होती, हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। बस आपको यहां से निकाल लेना है कि परिवर्तन को स्वीकार करना है। बी प्रोग्रेसिव। अगर आप थोड़ी मेच्योर हैं, थोड़ी आपकी अच्छी रीडिंग है, आप तुरंत इसका मतलब निकाल दोगे और पूरा स्टेटमेंट अब किसी काम का नहीं है। अब पूरा का पूरा ऐसे आपको इस पे फोकस करके लिखना है। एक प्रकार से आप जीएस फोर्थ के पेपर से उसको जोड़ सकते हो। अब कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर डायरेक्ट तो नहीं समझ में आता हमें, हम कैसे करें, डिकोड करने में इतना इजी नहीं होता। तो आपको इसमें भी परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, जैसे मान लो लिखा है जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस, जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। अगर आपके पास विकल्प हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों विकल्प सही ही हो, उससे भी कुछ बेहतर हो सकता है। अब जब इस तरह का ऐसे आए और आप घबरा जाओ, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपको अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज से डरना है, और वो है डर से डरना। अगर आप डर से नहीं डरोगे ना, तो फिर डर आपको डरा देगा, और जैसे ही डर आपको डराएगा, आपका मेंटल पोटेंशियल कम हो जाएगा, और जैसे ही आपका मेंटल पोटेंशियल कम होगा ना, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि आप पूरी क्षमता के साथ काम ही नहीं कर पाओगे। और एक ऑफिसर में सबसे ज्यादा यही देखा जाता है कि वो कितना प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो इस तरह के जब भी कोई आए और आपको लगे कि भाई मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले तो क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले परेशान नहीं होना। दूसरा काम आपको जो करना है वो क्या करना है, इस तरह की जो भी स्टेटमेंट है उसको कोई रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ना है। जैसे मैं कहूं कि सपोज करो मेरे पास खाने की दो चीजें हैं, पिज्जा और बर्गर। तो मुझे एक बार डाउट करना है कि क्या पिज्जा से भी बेहतर कुछ हो सकता है, बर्गर से भी बेहतर कुछ हो सकता है। तो बेसिकली डाउट या परिवर्तन के लिए एक्सेप्ट रहना है, कि ऐसा नहीं कि हम इसी को लगातार मान रहे हैं तो यही अच्छा हो। मैं इसलिए इतने सिंपल एग्जांपल आपको दिए ना, ताकि आप कॉम्प्लेक्स ना हो। सपोज करो आज तक मैं केवल रोटी खाता आया हूं और मुझे लगता है रोटी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कल पढ़ा कि रोटी में ग्लूटीन होता है और ग्लूटीन कई बात में नुकसान करता है। तो मुझे याद आया यार, हमको अब कुछ और नया देखना चाहिए। रोटी परफेक्ट नहीं है, रोटी बेस्ट नहीं है, रोटी से भी कुछ बेस्ट होगा। और देखो पहले जो ऐसे था बेटर और बेस्ट वाला, सेम वही चीज पे मैंने कर दिया ना। और यही आपको करना है। आपको जो भी स्टेटमेंट है उसको रियल लाइफ के बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ जोड़िए, और देखिएगा कि विद इन सेकेंड उसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब डिकोड कर लिया। अब डिकोड करने के बाद क्या करना है, सबसे दूसरा सवाल कि सर ऐसे तो डिकोड हो गया, अब इसको लिखना कैसे, या सेलेक्ट कौन से ऐसे करें, क्योंकि आपके पास अब सवाल है कि सिलेक्ट कैसे करें, है ना। आपके पास टोटल 8 ऐसे होंगे, है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो सवाल ये आता है कि एग्जाम में ऐसे को कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा ऐसे करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। देखो मैं इस पे यही कहूंगा कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम किसको बहुत क्लियर डिकोड कर पा रहे हैं। हम सबको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे होंगे हम जिसे परफेक्ट डिकोड कर पाएंगे। तो पहली चीज जिसको हम डिकोड कर ले, फिर केवल डिकोड नहीं करना,
उसमें हमारे पास एक बेहतर कंटेंट हो। और याद रखना, कंटेंट का मतलब उसका बॉडी पार्ट हो। केवल एक अच्छा इंट्रो आ रहा हो या एक दो कोटेशन आ रही हो तो आपको नहीं चुन लेना। कंटेंट का मतलब है आपको ये पोर्शन वाई, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो, आपको वो ऐसे चुनना है। फिर जैसे ही ये बॉडी वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि किसी भी ऐसे के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा ना, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रो पे फोकस करके ऐसे को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हमने कुछ देखा और हम घर से इंट्रो पढ़ के आए, हम तुरंत लिखने लग जाएंगे। और जब इंट्रो लिखेंगे उसके बाद लगे अरे भगवान अब क्या करें, अब तो कुछ आ ही नहीं रहा। और ये चीज प्रेशर बनता चला जाएगा। जब जैसे प्रेशर बनेगा आपकी नैया डूबेगी। आपको शांत रह के सबसे पहले उसको लेना है जिसमें एक अच्छा बॉडी पार्ट आपके पास तैयार हो, और फिर उसके बाद उस पर एक अच्छा इंट्रो तैयार करना है और तुरंत एक अच्छा कंक्लूजन। इंट्रो और कंक्लूजन को तैयार करना एक साइंस है, एक हैक है। बस आपको अगर कुछ हैक्स पता है तो आप बहुत अच्छा इंट्रो और कंक्लूजन तैयार कर सकते हो। किसी भी कोटेशन, किसी भी डायलॉग की आपको रटने की जरूरत नहीं है। और सबसे बेहतर इंट्रो वही होता है जो बड़ा इनोवेटिव हो। आप बिल्कुल नया सोच के लिखो। जैसे आप बॉलीवुड के गानों से इंट्रो शुरू कर सकते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इस तरह के है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। जब आप ऐसे गाने से लिखोगे ना, और जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो उसी समय का गाना है जब वो अपने जवानी के दौर पे था, इतना इम्प्रेस हो जाएगा, इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि आपसे जुड़ जाएगा वो। सोचिए आप किसी बॉलीवुड मूवी से चालू लिख सकते हो, एक रुका हुआ फैसला, एक डॉक्टर की मौत, आंखों देखी, जो अच्छी मूवी है उससे ऐसे आप शुरू कर सकते हो। ठीक, तो आप इस तरह से बड़े मतलब क्रिएटिव होना पड़ेगा। और वो बहुत सिंपल होता है, वो कुछ हैक्स होते हैं 10 से 12, अगर आपने वो कर लिया तो उससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको बॉडी पार्ट जिसमें आता है वो ऐसे सिलेक्ट करना है। अब ऐसे सिलेक्ट होने के बाद आप क्या करोगे, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको पीछे वाले एक पेज में, हाँ, सारे पॉइंट लिख लेने हैं। जितने भी पॉइंट उससे रिलेटेड आए सब लिख लो, कुछ मत सोचो अभी, बस लिखते चले जाओ सारे पॉइंट। अब पॉइंट कैसे सोचने हैं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे तो याद आएगा नहीं। अब पॉइंट सोचोगे कैसे। आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने क्या बताया, जीएस फर्स्ट पेपर के सारे डायमेंशन लिख लो हिस्ट्री से जुड़े हुए। जैसे मान लो साइकिल है, आ गया साइकिल पे ऐसे लिखो, तो साइकिल की हिस्ट्री क्या है, साइकिल की ज्योग्राफी क्या है, साइकिल की सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है। अब बात सोसाइटी की अगर आ जाएगी तो सोसाइटी में महिला, बुजुर्ग, बच्चे, तो फिर तीनों के साथ साइकिल को जोड़ो। दिमाग में बहुत तेजी से फ्रेम बनेगा। फिर साइकिल को पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, सारे आर्टिकल से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से, गवर्नेंस से, है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से जोड़ो। फिर थर्ड पेपर में इकोनॉमी से, एनवायरनमेंट से, सबसे जोड़ो। ठीक है, टेक्नोलॉजी से, इंटरनल सिक्योरिटी से, फिर फोर्थ पेपर से जोड़ो। आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो कंटेंट आपका तैयार हो गया, लेकिन मैंने कहा कंटेंट अभी जो तैयार हुआ वो हॉरिजेंटल है। अब आपको इसमें वर्टिकल भी सोचना है कि भाई जो आप लिख रहे हो, क्यों साइकिल, आखिर व्हाट इज साइकिल, क्या हर दो पहिए वाली चीज साइकिल, ऐसा मतलब फिर सोच रहा है क्या साइकिल हमेशा अच्छी होती है। इस तरह आपको सारा कंटेंट लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक अच्छा इंट्रो तैयार करना है, इंट्रो के तरीके बताए जाएंगे। फिर एक अच्छा कंक्लूजन तैयार करना है, और अब इसके बाद जो सबसे मेन काम है वो है, वो क्या करना है आपको, आपको एक पेज में, रफ पेज जो होगा उसमें पूरा ऐसे पॉइंट वाइज आपको सिंक्रोनाइज कर लेना है। इंट्रो में आप शुरू में ये वाला पार्ट लिखोगे ऐसे 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 ऐसे, और कंक्लूजन तक आप पूरा लिख लोगे। केवल पॉइंट, इस पैरा में मैं ये लिखूंगा, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगा, फिर ऐसे मैं क्रिटिकल हो जाऊंगा, फिर ऐसे एनालिटिकल हो जाऊंगा, फिर ऐसे मैं फ्यूचरिस्टिक लिखूंगा, और इस तरह। और फिर आपको इसी पेज को देखते हुए पूरा ऐसे लिखना है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है फ्लो और कॉन्फिडेंस।
ये दोनों आपका बना रहेगा। और इसको बड़े साफ सुथरे लिखना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस पेज को ही देख लेगा और उसे पता चल जाएगा कि आपने अंदर क्या क्या लिखा है। तो इसको बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखना, क्योंकि एग्जामिनर भी अपना दिमाग लगाता है, वो सीधे पीछे का पेज देखेगा, रफ कॉपी में आपने इतना इतना लिखा है तो समझ जाएगा कि यही पॉइंट तो आपने सब डाले होंगे। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब एक और बात आती है कि ऐसे में लैंग्वेज कैसी यूज करें। तो आपको मैं बता दूं, इसका सबसे अच्छा केस स्टडी या एग्जाम्पल है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जिस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, आपको ऐसे में सेम वही लैंग्वेज यूज करना है। और वो ऐसे है, वो लैंग्वेज है ओपिनियन बेस्ड लैंग्वेज या आर्गुमेंट बेस्ड लैंग्वेज। आपको कोई बात अपनी कहनी है, उस बात के पीछे लॉजिक देना है, फिर एग्जाम्पल देना है। जैसे मैं कहूं कि जहां पर भी हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा होता है, मतलब जहां भी लोग खुश होते हैं, वहां की इकोनॉमी अच्छी होती है, ये मैंने बता दिया। फिर इसमें ये बताएंगे कि खुश होने से इकोनॉमी कैसे जुड़ती है। खुश होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती होगी, उससे इकोनॉमी बेहतर होती है। फिर इसमें आपको एग्जाम्पल देना है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। बस हो गई बात। आपको जो भी बात कहनी है, सबसे पहले अपनी बात कहनी है, उसके पीछे लॉजिक देना है, फिर उसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। और यही एनसीईआरटी भी करता है। इस तरह आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो ओपिनियन बेस्ड बनानी है, वो आर्गुमेंटेटिव बनानी है, और आपको बहुत सरल शब्दों का यूज करना है। ऑफिशियल शब्द और सरल शब्दों का यूज करना है। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे भी हैक्स हैं जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास में लिमिटेशन है, इसलिए मैं ऐसा अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप हिंदी में, इंग्लिश में यूज करके अपने राइटिंग में फ्लो ला सकते हो, उसको आर्टिकुलेटिव बना सकते हो। ये सब बात की बात होगी। तो इस तरह हमने ये चीज समझी कि ऐसे में राइटिंग कैसी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमने ऐसे को लेकर लगभग सब बड़ी बड़ी बातों को समझ लिया है, और हम एक बेहतर ऐसे लिखने की बहुत शुरुआत को छू चुके हैं या शुरुआत कर चुके हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपने प्रैक्टिकलिटी के साथ लाइफ में जोड़ दें, तो चीज़ें सुधरना चालू हो जाएंगी और हमारे ऐसे के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। थैंक यू।